हेलो एवरीवन। सो तीन कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तीनों के रिजल्ट आज आए हैं। आरआर काबिल, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटस वैल्यू हाउसिंग। कौन कौन इनका कल होगा, दो का कल है और आरआर काबिल का मंडे को है, तो वो उसका डिस्कशन अलग से करेंगे। लेकिन अभी देखेंगे नंबर्स कैसे हैं और यहाँ से कैसा आउटलुक लग रहा है। सो आरआर काबिल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इंडस्ट्री में हमने पॉलीकैब और केईआई, डायनेमिक केबल, इन तीनों को ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो आरआर काबिल की Q2 के नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू में 19-20% के आसपास की ग्रोथ है। अब कंसोलिडेटेड ग्रोथ है ये, तो इसको हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं केईआई, पॉलीकैब, डायनेमिक के साथ में। तीनों के नंबर्स ऑलमोस्ट इसी के आसपास थे। 20 से 21% की ग्रोथ आई है केईआई, पॉलीकैब, डायनामिक की भी, और इस कंपनी का भी 19 से 20% की ग्रोथ है कंसोलिडेटेड लेवल पे। पूरे H1 में 16-17% की ग्रोथ है। लेकिन जो गेम चेंज हुआ है आरआर काबिल के लिए वो है इबिट्टा या कोर प्रॉफिटेबिलिटी आप बोलो बिजनेस की। सो मार्जिन में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन है। 4.7% का मार्जिन था, इबिट्टा था इस कंपनी का लास्ट ईयर। अभी आप देखोगे 8% क्रॉस कर चुका है। लास्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 7% का आया था, और उससे लास्ट ईयर के Q1 में कंपनी का 5% का इबिट्टा मार्जिन था। और ये मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और इंप्रूव हुए हैं। इन्होंने एक्चुअली पूरे साल का गाइडेंस दिया था कि 100 बेसिस पॉइंट से हमारा इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव होगा, यानी कि लगभग 6% का इबिट्टा था FY25 में, तो एक्सपेक्टेड था कि आप 7.5% के आसपास करोगे। फर्स्ट हाफ में ही इस कंपनी के जो मार्जिन है वो 7.5% से भी ज्यादा हो गए हैं। तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। इस वजह से आप देखोगे इबिट्टा मोर देन डबल हो गया वाई लेवल पे, और जो पैट है कंपनी का उसमें भी मोर देन डबल की ग्रोथ है, 135% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। देन केबल और वायर बिजनेस में अगर हम देखें, जो इनका 90% बिजनेस यहीं से आता है, सो इसमें 22% की ग्रोथ है Q2 के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसे हम बोल सकते हैं पॉलीकैब, केईआई, डायनामिक तीनों को आउट परफॉर्म किया है, बिकॉज तीनों की ग्रोथ 20, 18, 21% के आसपास थी केबल और वायर वाले बिजनेस में। लेकिन एक और चीज इसमें हमको देखनी पड़ेगी कि Q1 में जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें आरआर काबिल ने उन तीनों प्लेयर्स को आउट परफॉर्म किया था। पॉलीकैब, केईआई का केबल वायर का बिजनेस 30%, मोर देन 30% से ग्रो हुआ था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। इस कंपनी का बिजनेस Q1 में केबल और वायर में 16% से ग्रो हुआ था, मतलब बिल्कुल आधे आधे का डिफरेंस है। तो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने ज्यादा अंडर परफॉर्म किया, सेकंड क्वार्टर में उनको मार्जिनली आउट परफॉर्म किया। तो पूरे H1 में अगर हम देखें तो मोर और लेस जो है वो पॉलीकैब, केईआई ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ। लेकिन हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में इनकी बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, मार्जिन में बहुत अच्छा एक्सपेंशन हुआ है कंपनी के। फिर जो इनका एफएमईजी वाला बिजनेस है ना, उसमें इनका काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस गया है। फर्स्ट हाफ हमने देखा पॉलीकैब के लिए चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन उस कंपनी ने हाई डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया, 14 से 17% की ग्रोथ रही कंपनी की। इनका एफएमईजी में प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके कूलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फैन हो गया, कूलर वगैरह हो गया, तो 50% बिजनेस इनका एफएमईजी में उसी से आता है। अब फर्स्ट क्वार्टर आपका वैसे ही काफी वीक था, सारी एसी कंपनीज के लिए भी खराब गया। Q2 में हमने पूरा मानसून देखा, तो इनको ज्यादा इंपैक्ट पड़ा इस चीज का, इसलिए आप देखोगे ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हुई एफएमईजी बिजनेस में। एक और चीज क्या हुआ, इनका गाइडेंस था कि हमारा एफएमईजी बिजनेस जो है वो इस साल ब्रेक इवन कर लेगा। तो अभी तक तो Q1 तक डायरेक्शन सही जा रहा था, Q4 में मार्जिन इंप्रूव हुए, Q1 में भी मार्जिन इंप्रूव हुए, लेकिन इस बार देखोगे तो लॉस इनका बढ़ गया। 7 करोड़ से 11-12 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा है एफएमईजी वाले बिजनेस के अंदर। तो मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि जो H2 होगा हमारा, उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज H2 में जो समर प्रोडक्ट्स हैं वो पीछे चले जाते हैं, और जो हमारे विंटर के प्रोडक्ट्स हैं, गीजर वगैरह हो गया, उसमें हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, रूम हीटर वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स में। तो ये हमें देखना पड़ेगा आगे। लेकिन ओवरऑल मेन बिजनेस की बात करें तो उसमें ग्रोथ अच्छी है। फिर एक्सपोर्ट मिक्स इनका बिल्कुल सेम उतना ही है, 26 से 27% के आसपास। इंडिया में प्रोबेबली सबसे बड़ा प्लेयर है आरआर काबिल एक्सपोर्ट के मैट्रिक पे अगर हम देखें, सबसे ज्यादा सर्टिफिकेशंस वगैरह भी एक्सपोर्ट से इन्हीं के पास में है, और ये बिजनेस इनका काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज में भी अच्छी इंप्रूवमेंट है। आप लास्ट 2 ईयर की ट्रेजेक्टरी देखोगे तब तो बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अभी इनका जो है वो जो इंडस्ट्री के लीडर्स है ना, पॉलीकैब, केईआई, उनके साथ में आप कंपेयर कर सकते हो वर्किंग कैपिटल। हालांकि पॉलीकैब का अभी आपको H1 में बहुत ज्यादा बेटर नंबर दिखेगा, लेकिन वो मतलब सस्टेनेबल नहीं है। उनकी मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि जो पेबल डेज हम अभी इंजॉय कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है, और ये सस्टेनेबल नहीं है, आगे जाके वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और उनका नॉर्मलाइज वर्किंग कैपिटल डेज इतना ही होता है, 50 से 55 डेज के बीच में। बाकी आप इनका ग्रॉस मार्जिन देखो, इबिट्टा मार्जिन देखो, ईबीट देखो, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ नहीं है, जिसका एडवांटेज कंपनी को बॉटम लाइन के अंदर मिला है। और पैट आपका मोर देन डबल हो गया वाई लेवल पे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्चुअली इन्होंने रिपोर्ट करे हैं हर एक मैट्रिक पे। टॉप लाइन की ग्रोथ भी अच्छी है। एक्सपेक्टेड एक्चुअली ये था कि इनका भी थोड़ा सा शायद ग्रोथ रेट जो है वो घटेगा Q2 में, जैसे हमने पॉलीकैब का देखा, केईआई का देखा, डायनामिक केबल का देखा, कि Q2 मानसून की वजह से माइट भी इतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ और ग्रोथ थोड़ी सी घटी। इनका उससे अपोजिट हो गया। Q1 इनके लिए थोड़ा सा वीक गया था, Q2 में डिस्पाइट मानसून कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, तो अच्छे रिजल्ट है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी तो मतलब इन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाया बहुत बड़ा। अब अभी इनका प्रॉफिट का जो ग्रोथ आया है ना, उसकी वजह से इनके वैल्यूएशन भी थोड़े से सस्ते हो गए। सस्ते इन द सेंस कि मतलब पहले तो बहुत ज्यादा पी था, 47-48 का पी था स्टॉक का। अभी क्योंकि पैट ग्रोथ अच्छी आई है,
तो 39-40 के आसपास का पी हो गया स्टॉक का। फॉरवर्ड पी अगर हम देखने जाएं तो वो भी ठीक ठाक लगता है, मतलब करंट लेवल के आसपास ही लगता है, बिकॉज इन्होंने फर्स्ट हाफ में 7.68% के आसपास के EBITDA मार्जिन किए हैं। एंड अगर हम अज्यूम करें, कंजर्वेटिव अजम्पशन लेके चलें कि लगभग 7% का EBITDA भी करती है कंपनी फुल ईयर बेसिस पे, तो भी आपका जो पैट है ना पूरे साल का वो 419 करोड़ के आसपास होता है। तो 419 करोड़ का पैट, लास्ट ईयर आई थिंक इनका 312-313 करोड़ का पैट था। तो वाई अर्निंग ग्रोथ जो है इस कंपनी की वो 34-35% की आती है, और फॉरवर्ड पी आप देखोगे तो वो 38 का बनता है। तो पैग रेशियो कितना हुआ, अराउंड 1.1-1.2 के आसपास। मतलब पैग रेशियो ठीक है, 1.5 तक का पैग रेशियो ठीक होता है किसी भी स्टॉक किसी भी बिजनेस के लिए। लेकिन फिर साथ में मैं पर्सनली ये भी देखता हूं कि बिजनेस के बाकी कोर फंडामेंटल्स कैसे हैं, अर्निंग का ट्रिगर क्या है, आरओई का ट्रिगर क्या है। तो इस बिजनेस के वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर मैं 1.2 या 1.3 का पैग रेशियो पे कर रहा हूं किसी स्टॉक के लिए, तो मेरा प्रेफरेंस रहता है कि बिजनेस में एटलीस्ट 35-40% की अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी होनी चाहिए। सो नियर टर्म में वैसा नियर टर्म में वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मुझे पर्सनली डील उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। लेकिन हाँ, अगर मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें, जो इनका FY28 तक का गाइडेंस है कि EBITDA को 2.5 टाइम करना है, रेवेन्यू ग्रोथ 20% के आसपास रहेगा, और प्रॉफिट में तो हमको आराम से 35-40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगले 2-3 साल के अंदर, अगर इनके मार्जिन ऐसे इंप्रूव होते रहे जो इनका गाइडेंस है। तो जरूर फिर थोड़ा सा मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से वैल्यूएशन वगैरह थोड़ा सा ठीक लगता है। बाकी वही है, मतलब पॉलीकैब से कंपेयर करो, केईआई से कंपेयर करो, तीनों एक ही ट्रेजेक्टरी के लगते हैं, वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा है। एक और रीजन अगर हम डिस्कस करें कि मार्जिन इनके क्यों इंप्रूव हो रहे हैं और उसकी लीवर क्या है, सो ये जो केबल वायर इंडस्ट्री है ना, इसमें इंडस्ट्री का जो डायनामिक है कि 60 से 65% जो बिजनेस है इंडस्ट्री में वो केबल का है, और बाकी 30-35% आपका वायर का है। आरआर काबिल के लिए ये बिल्कुल अपोजिट है। इनका 60-65% जो बिजनेस है वो वायर से आता है, 30-35% बिजनेस इनका केबल से आता है। अब जनरली इस बिजनेस में आपका वायर का मार्जिन अच्छा होता है, केबल का मार्जिन खराब होता है। तो जब ये मैनेजमेंट बोलती है कि हमारा आगे चल के केबल का बिजनेस का मिक्स बढ़ेगा, केबल का रेवेन्यू मिक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले लास्ट 5-6 ईयर्स में इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो अभी उसको इंक्रीज कर रही है कंपनी, कैपेक्स कर रहा है हर साल। तो आगे चल के जब ये बोल रहे हैं कि केबल का रेवेन्यू मिक्स हमारा इंक्रीज होगा, तो लॉजिकली हम देखें तो होना ये चाहिए कि मार्जिन नीचे की तरफ जाने चाहिए। लेकिन केबल का रेवेन्यू मिक्स इंक्रीज करने के बाद भी मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है कि हमारे मार्जिन इंप्रूव होंगे, 10% तक जाएंगे, अभी 6-7% है। तो वो क्यों होगा, बिकॉज ये कंपनी इंडस्ट्री लेवल से भी बहुत कम मार्जिन बनाती है केबल बिजनेस के अंदर। अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस की बात करोगे तो वायर में इनके 12% के मार्जिन आते हैं, केबल में इनका 6% का मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन है। वो इसीलिए बिकॉज कंपनी के पास में प्राइसिंग पावर नहीं है, अभी सप्लाई का बहुत ज्यादा इशू रहता है, और इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है अभी आरआर काबिल का, अगर हम केबल वाले डिवीजन के अंदर बात करें तो। मैनेजमेंट इसीलिए पिछले 1-2 साल से कैपेक्स कर रहा है, और अगले 3 साल में इनका टारगेट है 1200 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, जिसका ऑफकोर्स जो बड़ा पोर्शन है वो आपके केबल बिजनेस में जाएगा। तो वहां से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे केबल वाले बिजनेस के, तो कंसोलिडेटेड मार्जिन आपका 10% के आसपास जाएगा। सो ये इनका मेन लीवर है। तो मतलब डील वाइज अगर आप देखोगे तो इतना ल्यूक्रेटिव नहीं लगता, बिकॉज वैल्यूएशन स्टिल नियर टर्म के बेसिस में अगर हम देखें तो काफी स्ट्रेस लगता है। मुझे अगर मीडियम टर्म के बेसिस पे बेट लेना हो तो ठीक है, मतलब आरआर काबिल भी अच्छा है, पॉलीकैब भी ठीक है, केईआई भी ठीक है। बाकी कौन कौन का देखेंगे, मैनेजमेंट आगे का कैसा आउटलुक देखता है। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर पे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो हमने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में उज्जीवन बैंक को डिस्कस किया था, उनके नंबर्स काफी अच्छे आए थे, ओवरऑल एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट थी, ग्रोथ भी धीरे धीरे वापस आई, मैनेजमेंट ने कमेंट्री काफी अच्छा दिया H2 के लिए। सो इक्विटास का अगर हम Q2 के नंबर्स देखें तो लोन बुक है इनका लगभग 39,000 करोड़ का। पहले एसेट क्वालिटी देख लेते हैं बैंक का। सो इनका जो 1 से 90 का जो डीपीडी बकेट है ना, मतलब DPD1, DPD2, DPD3, यानी कि वो कस्टमर जिसने 1 EMI, 2 EMI, 3 EMI मिस करी है, इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। चाहे आप माइक्रो फाइनेंस का देखो, नॉन माइक्रो फाइनेंस का देखो, या ओवरऑल बैंक लेवल का देखो। सो टेक्निकली हम बोल सकते हैं इनका भी जो एसेट क्वालिटी का बॉटम था वो Q4 या Q1 में बन गया, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे तो ये जो डीपीडी का नंबर है वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। नॉन माइक्रो फाइनेंस में भी यही ट्रेंड है, और बैंक लेवल पे भी सेम ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। बैंक क्या कह रहा है कि जो हमारा माइक्रो फाइनेंस का डीपीडी है ना, उसमें इंप्रूवमेंट जो हो रही है वो तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा रोल है। हमने उज्जीवन बैंक के एनालिसिस में डिस्कस किया था, सीए ग्रामीण ने भी अपने कॉन कॉल में सेम चीज बोली कि तमिलनाडु में कलेक्शन एफिशिएंसी 99.5, 99.6% चल रहा है। तो जितने ऐसे एरियाज थे जहां पे हमको स्ट्रेस देखने को मिल रहा था, तमिलनाडु में सबसे अच्छी रिकवरी अभी देखने को मिल रही है। इनका 50% बुक तमिलनाडु से आता है, तो वहां पे रिकवरी हो रही है, तो इसलिए बैंक की ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस की रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। कर्नाटका में इनका 8% का माइक्रो फाइनेंस का एलोकेशन है, और इसमें भी आप देखोगे तो धीरे धीरे रिकवरी होती हुई दिख रही है। ये बैंक एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी बताया इन्होंने माइक्रो फाइनेंस में, तो ये भी आप तमिलनाडु में देखो, कर्नाटका में देखो, ओवरऑल बैंक लेवल देखो अच्छी इंप्रूवमेंट है। प्लस
इस कैलेंडर ईयर में यानी कि ये 2025 में बैंक ने जितने भी लोन दिए हैं अभी तक माइक्रो फाइनेंस के अंदर, इसमें भी कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी है, 99.5 99.6% के आसपास है। तो मतलब एसेट क्वालिटी का जो भी इशू था एक्विटास के लिए भी, वो भी अब रिजॉल्व हो चुका है इनके लिए भी। ईल्ड सेम इनके भी उज्जीवन बैंक की तरह बहुत गिरे हैं। आई मीन माइक्रो फाइनेंस में ये पहले लगभग 24% चार्ज करते थे, अभी ये 22% चार्ज करते हैं ईल्ड। तो ईल्ड एक तो आप देखोगे बैंक लेवल पे कंपनी का 17% से लगभग 15.5 आई मीन 15.7% तक आ गया है। तो एक तो बड़ा रीजन है कि आपका माइक्रो फाइनेंस में ईल्ड घटा है, और माइक्रो फाइनेंस आपके टोटल लोन बुक में 18% से 9% हो गया। तो एक तो ये बड़ा रीजन है। लेकिन एक और जो चीज खराब लगती है ना, कि इनका नॉन माइक्रो फाइनेंस का जो ईल्ड है वो भी आप देखो तो लगभग 17%, आई थिंक 15% से आपका 15% तक आ गया। पहले 15% से ज्यादा था, अभी ये काफी नीचे हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। जबकि हम उज्जीवन को जब हमने डिस्कस किया था तो उनका जो नॉन एमएफआई का जो ईल्ड है वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा था। वो बैंक गोल्ड लोन पे ज्यादा फोकस कर रही है, माइक्रो लैब पे ज्यादा फोकस कर रही है, एमएसएमई में उन्होंने ईल्ड को इंक्रीज किया है अपना। तो वो 3-4 डिविजन उज्जीवन ने ऐड करे जिससे उनका ईल्ड बेटर हुआ है। एक्विटास के साथ में वो केस नहीं है। एक्विटास का ईल्ड जो है वो नॉन माइक्रो फाइनेंस में भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इस बैंक का नेगेटिव लगता है अगर हम इसको जीवन से कंपेयर करें तो। फिर निम में बहुत बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है इस बैंक के भी। आई मीन पीक पे ये बैंक 8% का निम बनाता था, अभी आप देखोगे सो लेस देन 6.5% का निम हो चुका है। उसका भी रीजन वही है, माइक्रो फाइनेंस आपका नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और प्लस आपका इंटरेस्ट रिवर्सल भी हुआ है। मतलब जैसे आपके एनपीए हो जाते हैं, इंटरेस्ट रिवर्सल करना पड़ता है आपको। बट बैंक क्या बोल रहा है कि ये जो Q2 था ना, ये एक तरीके से बॉटम बन गया हमारे इंटरेस्ट रिवर्सल का, क्योंकि हमने एमएफआई बुक को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां से और फर्दर इंटरेस्ट रिवर्सल नहीं होगा, तो उस वाले पार्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल आना स्टार्ट होगा। जैसे इन्होंने डिसबर्समेंट अगर आप देखोगे तो 156% से ग्रो किया है माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो अगर हम सारी चीजें कनेक्ट करें, जैसे हमने उज्जीवन बैंक को देखा, आईडीएफसी फर्स्ट को देखा, एलएनटी को देखा, सब लेंडर ने ये एक चीज कॉमन बोली है कि अब हम लोन बुक ग्रो करने को देख रहे हैं इवन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के अंदर, बिकॉज एसेट क्वालिटी वहां पे अच्छी चल रही है। देन लाइबिलिटी में, डिपॉजिट में इन्होंने अपने रेट कट करे। इनका जो रिटेल टर्म डिपॉजिट में जो डिफरेंस है ना बड़े बैंक्स के साथ में, वो पहले 1.25% था, अब वो 0.8% पे आ गया। तो रेट कट किया है, इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है इस बैंक के लिए। आउटलुक इन्होंने शेयर किया है FY26 के लिए। सो बैंक का पहला टारगेट है, मतलब जो पहला एक इन्होंने आउटलुक दिया है कि डीपीडी हमारा इंप्रूव हो रहा है, और अब हम फोकस करेंगे माइक्रो फाइनेंस के डिसबर्समेंट को ग्रो करने के, अदर जो बुक्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उसका डिसबर्समेंट ग्रो करेंगे। तो Q4 के एंड तक ये नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने माइक्रो फाइनेंस के डिवीजन से। दूसरा, लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस दिया है बैंक ने मिड टीन का। मिड टीन मतलब 15% के आसपास का ग्रोथ बैंक टारगेट कर रहा है फुल ईयर के बेसिस पे। देन कॉस्ट ऑफ फंड, इनका कहना है कि अभी इसकी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हुई है, तो आने वाले क्वार्टर्स में कॉस्ट ऑफ फंड और इंप्रूव होगा। इसका मतलब मेरे मार्जिन यहां से थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं। कॉस्ट टू इनकम इस बैंक का भी बहुत हाई है, आई थिंक 75-76% का कॉस्ट टू इनकम है। एंड आई डोंट नो और कौन सा ऐसा बैंक है जिसके इतने हाई कॉस्ट टू इनकम है, शायद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कोई एक दो होगा। तो अभी तो बहुत पीक पे हैं ये। और इन्होंने लास्ट कॉल में बोला था कि हमारा ये जो कॉस्ट टू इनकम है ना, ये मतलब अपना पीक साइकिल चल रहा है, तो यहां से इसकी भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी होगी, जैसे बैंक ने यहां पे भी बोला है कि H2 में कॉस्ट टू इनकम हमारा बेटर होगा। और क्रेडिट कॉस्ट भी बैंक कह रहा है कि Q4 से धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वार्टर में इनफैक्ट ऑलरेडी इनका क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है। तो मतलब H2 का अगर हम आउटलुक लेके चले बैंक का, तो अच्छा आउटलुक इन्होंने शेयर करा है। देन जो ओवरऑल एडवांसेस हैं इनके लोन बुक, उसमें 9% की ग्रोथ है वाई, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% की ग्रोथ है। मेनली नॉन एमएफआई बुक इनका ग्रो किया है 17% से, जिससे हमको ये ओवरऑल 9% की ग्रोथ दिखी है। अभी अगर आप इनके प्रोडक्ट्स वगैरह देखोगे कि किन प्रोडक्ट्स पे बैंक फोकस कर रहा है, तो सिक्योर्ड में जैसे आपका स्मॉल बिजनेस लोन है, इसी में इन्होंने एक माइक्रो लैब करके ऐड किया है, जैसे कैप्री ग्लोबल का एमएसएमई के अंदर माइक्रो लैब है, तो उसमें 17% की ग्रोथ है। हाउसिंग फाइनेंस ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल, उसमें 25% की ग्रोथ है। यूज्ड कार हो गया, उसमें 43% की ग्रोथ है। सो ओवरऑल 9% की ग्रोथ बुक के अंदर आई है। अगेन इसमें एक और नेगेटिव चीज ये लगती है कि उज्जीवन से जब मैं इसको कंपेयर करता हूं, तो उज्जीवन का भी माइक्रो फाइनेंस का बुक ग्रो नहीं कर रहा, वो भी उसको डी ग्रो करते आ रहे हैं। बट स्टिल उज्जीवन का जो टोटल बुक है ना, जो टोटल लोन बुक ग्रोथ है सिक्योर्ड बुक में, वो हमको 45-40% का देखने को मिल रहा है। पूरे साल के अंदर वो बैंक 35% का ग्रोथ उसमें टारगेट कर रहा है। तो आई मीन बुक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में। इक्विटास का बुक का साइज देखोगे आप तो 39,000 करोड़ है, उज्जीवन का 34-35,000 करोड़ है। तो ऐसा नहीं है कि इक्विटास का बेस बड़ा है इसीलिए वो कम रेट पे ग्रो कर रहा है, बेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इक्विटास का ओवरऑल बुक का ग्रोथ ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा। एक रीजन उसका ये हो सकता है कि उज्जीवन का सिक्योर्ड बुक का मिक्स जो है वो कम था पहले, आई मीन अभी भी लेस देन 50% है, तो इसलिए वो उसको फास्ट रेट पे ग्रो कर पा रहे हैं। इक्विटास का ऑलरेडी ये 70-80% था, जब माइक्रो फाइनेंस का साइकिल स्टार्ट हुआ तब भी इनका 70-80% था, तो माइट भी इस वजह से इनका ग्रोथ थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। देन एसेट क्वालिटी अगर हम देखें बैंक की, तो एक तो इनका
ग्रॉस एनपीए इन्होंने मेंशन किया, हाँ ग्रॉस एनपीए ये रहा। सो आप ग्रॉस एनपीए देखोगे, इनका पीक हुआ था ये थर्ड क्वार्टर के अंदर 2.97%, उसके बाद कॉन्स्टेंटली ग्रॉस एनपीए बैंक का स्टेबल है। प्लस फ्रेश स्लिपेजेस की अगर हम बात करें, यानी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में कितने फ्रेश एनपीए आए, इसमें भी आप देखोगे तो सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और उसके कंपैरिजन में अपग्रेड और रिकवरी, यानी कि फ्रेश एनपीए बने उनमें से कितना मैं रिकवर कर पाया टाइम पे, तो वो लास्ट क्वार्टर से भी बेटर हुआ है कंपनी का। इसलिए ग्रॉस एनपीए आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल है। प्लस इन्होंने कुछ एसेट जो है एनपीए वो इन्होंने सेल भी किया एआरसी को, तो आपका ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट प्रोविजन वगैरह और इंप्रूव हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे अगर आप देखोगे ना, तो नेट इंटरेस्ट इनकम ये तो इनका 4% के आसपास ग्रो किया है, लेकिन ओवरऑल टोटल इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में नेगेटिव ग्रोथ है। प्लस जो इनका टोटल एक्सपेंस वगैरह है उसकी वजह से जो पीपीओपी होता है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें -31% की ग्रोथ है, मतलब वो उसमें बहुत नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। पैट स्टिल आपका 87% पे ग्रो कर गया, क्योंकि ये जो क्रेडिट कॉस्ट है इसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 37% से ये कम हुआ है वाई लेवल पे, बिकॉज इस बैंक ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी एग्रेसिव प्रोविजनिंग करी थी। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी जैसे हमने डिस्कस किया, इन्होंने एक्स्ट्रा फ्लोटिंग प्रोविजन किया था, जिसकी वजह से इनके क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हो गए थे। तो लास्ट क्वार्टर में बैंक ने लॉस रिपोर्ट किया था 224 करोड़ का। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आई है, और वाई भी 87% का पैट ग्रोथ है। बट मेनली ड्रिवन है ये क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट आपके इंप्रूव हुए हैं, उसकी वजह से। पीपीओपी अभी भी बैंक का नेगेटिव है। जीवन का तो हमने देखा था पीपीओपी लगभग 6-7% से ग्रो कर रहा है। बाकी सारे लेंडर्स का भी पीपी ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है उसमें अच्छी ग्रोथ है। सो इक्विटास इस वाले पार्ट पे लैग कर रहा है, लेकिन हाँ आगे का आउटलुक अच्छा है। H2 में बैंक बोल रहा है कि रिकवरी होगी, थोड़े से मार्जिन उनके स्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज जीवन अभी भी लगभग 8% का मार्जिन मेंटेन कर रहा है। इक्विटास का बहुत नीचे आ गया, 6.2-6.3% है। होपफुली जो उनका कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें इनको एडवांटेज मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में, तो बैंक का सेकंड हाफ प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक पे अच्छा रह सकता है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था इक्विटास के ऊपर। अब जो तीसरा प्लेयर है एप्टस वैल्यू, इक्विटास का अगर अपॉर्चुनिटी वाइज भी डिस्कस कर लेना, तो मतलब पूरे बैंकिंग में अगेन इतना कुछ खास इंटरेस्ट बनता नहीं अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज उज्जीवन इवन दो 1.5-1.6 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उज्जीवन का आउटलुक काफी अच्छा है इक्विटास के कंपैरिजन में। इस साल उज्जीवन 10-12% का आरओई टारगेट कर रहा है ईयर एंड तक, तो 10-12% की आरओई प्लस आरओए बैंक का टारगेट है वो मतलब 1.5% तक लेके जाएंगे अगले 2-3 साल के अंदर, तो उसमें भी अच्छी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इक्विटास का आरओई बहुत लो है, अभी भी 1% का आरओई है। एंड आई मीन आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो ये बैंक ने अच्छा आरओई बनाया नहीं है। 15% की तरफ जा जरूर रहा था ये, लेकिन एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया माइक्रो फाइनेंस में। उज्जीवन जब बेस्ट साइकिल चल रहा था माइक्रो फाइनेंस का, तब उनका 25% तक का आरओई गया है। तो ये सारे मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इक्विटास वहां पे लैग करता है। प्लस साथ में आपका ग्रोथ का भी पार्ट आ जाता है। इक्विटास का ग्रोथ अभी सिर्फ 15% वो टारगेट कर रहे हैं, उज्जीवन पूरे साल में अराउंड 20% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है। तो इस सारी चीजों की वजह से कंपेयर करें अगर हम P2P, तो उज्जीवन थोड़ा सा बेटर लगता है। बाकी पूरे बैंकिंग स्पेस में तो हमने डिस्कस किया, ये वो 2-3 बैंक्स हैं जो जिनमें वैल्यूएशन का सपोर्ट भी है एंड थोड़ा सा अपसाइड का पोटेंशियल भी अच्छा लगता है। नाउ अब अगर हम हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से एप्टस पे डिस्कस करते हैं इस कंपनी के कैसे रिजल्ट आए हैं। सो एप्टस के रिजल्ट में मतलब कंफ्यूजन ही ज्यादा होती है। अगर आप इनका लोन बुक ग्रोथ देखोगे 22% आया है, ये H1 के नंबर्स हैं। Q2 में देखें तो 22% की ग्रोथ है AUM में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से लोन बुक ग्रो किया है कंपनी का। अब इनका प्रॉब्लम क्या है ना कि ये गाइडेंस तो देते हैं 28 से 30% का, 27 से 28% का, लेकिन वैसा एग्जीक्यूशन आता नहीं है। हर एक क्वार्टर में लगभग सेम स्टोरी रहती है एप्टस से, तो ग्रोथ पे वापस से इन्होंने लैग किया है। ग्रॉस एनपीए बैंक कंपनी के इंक्रीज हो गए सिक्वेंशियली 6 बेसिस पॉइंट से, और ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है एप्टस से। लास्ट क्वार्टर में भी एनपीए बढ़ा था, इस क्वार्टर में भी एनपीए बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा मैनेजमेंट इस पे क्या कमेंट्री देता है। पीपीओपी में फिर भी आपकी 27% की ग्रोथ आई है, बिकॉज आप देखोगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी की 20 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्लस वाईओवाई भी 26 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट मिला है, बिकॉज रेट कट का एडवांटेज मिल रहा है इनको, तो इसलिए पीपीओपी में अच्छी ग्रोथ है। लेकिन पैट में फिर भी सिर्फ 24% का ग्रोथ है, तो मतलब पीपीओपी आपका पैट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया ना, एनपी आपके इंक्रीज हो गए, तो आपको प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी, तो इसलिए वो आपका पैट में कन्वर्ट नहीं हुआ। पैट का ग्रोथ 24% रह गया। आरओई तो आई मीन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है एप्टस के, 20% का आरओई है। आरओई भी आप देखोगे तो आई थिंक सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में सबसे बेस्ट आरओई के नंबर होते हैं इनके हर एक क्वार्टर में। 7.9% का आरओई है। सो ये ओवरऑल नंबर्स है, मतलब नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना तो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। एक और चीज अगर इसमें हम देखें तो जैसे मैनेजमेंट की ये कमेंट्री आई जिसमें वो ग्रोथ वगैरह के बारे में बता रहे हैं, एसेट क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इशू है, कुछ ऐसा ज्यादा सीरियस स्ट्रेस नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, आरओई स्ट्रांग है। लेकिन एक जो इन्होंने ये यहाँ पे गाइडेंस दिया है ना एक तरीके का 25% प्लस ग्रोथ का,
तो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो गाइडेंस को इन्होंने रिड्यूस किया है, बिकॉज पहले ये 27, 28, 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहे थे, अब एक देखोगे तो आप 25% के आसपास का ग्रोथ ये कह रहे हैं कि हम सस्टेन करने को देख रहे हैं। सो ये भी एक नेगेटिव लगता है। 25,000 करोड़ का AUM का इनका टारगेट है बाय द एंड ऑफ FY28। तो अगर हम कैगर के बेसिस पे देखें तो आपका बनता है लगभग 27-28% का ग्रोथ कैगर बनता है, लेकिन उतना ना तो हमने रिसेंट क्वार्टर्स में देखा इस कंपनी को रिपोर्ट करते हुए, और अब तो एक तरीके से इन्होंने गाइडेंस भी थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले आया, 25% के आसपास के गाइडेंस है कंपनी का। तो मतलब नंबर्स खराब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि मतलब जब आपके कॉम्पिटिटर्स इस इंडस्ट्री में इतने हाई रेट से ग्रो कर रहे हैं, और NBFC स्पेस में भी आप देखो जितने भी सिक्योर्ड प्लेयर्स हैं, अब 5 स्टार का भी जब रिकवरी होगा तो उसका भी ग्रोथ पिकअप करना स्टार्ट करेगा। SBFC ऑलरेडी है, कैप्री ग्लोबल ऑलरेडी है, और भी काफी सारे फाइनेंशियल्स हैं जो 20-25% पे आराम से ग्रो कर रहे हैं, प्राइस टू बुक उनका 2.5 है, तो मतलब वहां पे ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है ना। एप्टस का ना प्रॉब्लम ही यही रहा है, सिर्फ ROE की वजह से इनका स्टॉक जो है वो बहुत गिरता नहीं है, मार्केट मतलब पनिश नहीं करता इनके स्टॉक को। लेकिन फायदा क्या है उसका, लास्ट 2-3 साल से आप देखोगे तो स्टॉक ने कुछ मतलब रिटर्न भी नहीं बनाया शेयर होल्डर्स के लिए। प्राइस टू बुक इनका वही 3.4-3.5 के आसपास रहता है। तो मतलब ओवरऑल डील में कुछ 2-3 ऐसे लीवर्स होने चाहिए किसी भी स्टॉक में, किसी भी बिजनेस में, जो एक तरीके से इंटरेस्ट बनाए इन्वेस्टर का। या तो आपका ग्रोथ सबसे फास्ट हो, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, या ROE का लीवर हो कि आपका ROE नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तब एक चांस बनता है, या फिर आपको यील्ड में बहुत बड़ा एक्सपेंशन मिलने वाला हो कि प्रोडक्ट मिक्स आपका चेंज हो रहा है, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, कॉस्ट ऑफ फंड में एडवांटेज मिलने वाला है तो थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। आई मीन किसी भी मेट्रिक पे आप देखोगे तो एप्टस का सारी चीजें स्टेबल है, जैसे पीयर्स के हैं वैसे इनके हैं, तो मतलब कहां से फिर वो हम अपसाइड का पोटेंशियल देखें। और साथ में वैल्यूएशन ऑलरेडी 3.4 है, 3.5 है, तो मतलब वही है, मतलब ठीक है नंबर्स ओवरऑल, लेकिन पैसा नहीं बना सकता स्टॉक जब तक कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करे। आप वही कर रहे हो जो बाकी सारे प्लेयर्स कर रहे हैं, तो उनसे आपको कुछ बहुत अलग दिखाना पड़ेगा, और या तो आपके स्टॉक में इतना ज्यादा फॉल हमको देखने को मिले कि प्राइस टू बुक 2 पे आ जाए या 2.5 पे आ जाए, तो हम बोले कि वहां से एक अच्छा अपसाइड बन सकता है। लेकिन सिर्फ हाई ROE मेंटेन करके और ग्रोथ में आप बाकियों से कम रहोगे और प्राइस टू बुक इतना ज्यादा रहेगा, तब तक कुछ खास इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। तो यही है, ये डिस्कशन था तीनों प्लेयर्स के ऊपर। बाकी और भी कंपनीज के रिजल्ट आए, उनको डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।